देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और आज की जो घटना मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ यह एक सच्ची घटना है जो करीब 27 साल पहले मेरे साथ हुई थी। मेरे रोम रोम में आज भी इस घटना का दर्द बसता है। जब भी मुझे इस घटना की याद आती है तो मेरा शरीर कपकपाने लगता है। खौफ की आंधी ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। दिसंबर का महीना चल रहा था और ठंड अपने जोर पर थी। कोहरे और धुंध की वजह से सुबह के करीब 2:30 बजे मुझे कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। इस वक्त मैं बस स्टैंड के लिए निकला और मेरे एक हाथ में सामान से भरा हुआ थैला था तो दूसरे हाथ में खाने का एक टिफिन, जिसे लेकर आज मैं एकेडमी के लिए निकल पड़ा। दरअसल एग्ज़ाम की तैयारी के खातिर मुझे आज अपने घर से निकलना पड़ा। सुबह के करीब 2 बजे मम्मी ने टिफ़िन बनाकर तैयार कर दिया था, जिस वजह से मैं बिना देरी किए बस स्टैंड पर पहुंच गया। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो पहले से मेरे अलावा कुछ और यात्री लोग बैठे हुए थे। बस का इंतज़ार करते हुए करीब 15 मिनट बीत गए, तब जाकर एक बस मिली। सभी लोग जल्दबाजी करते हुए उसके अंदर पहुंच गए। धक्का मुक्की में मेरा बटवा पता नहीं कहाँ पर लेकिन चोरी हो गया। जब तक मैं अपने पर्स को संभाल पाता तब तक सब गलत हो गया था। और जब मैंने इस बारे में कंडक्टर को बताया तो उसे मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ और उसने मुझे रामू खेड़ा नामक गांव के पास ही बस से नीचे उतार दिया। जब मेरे हाथ पर बंधी हुई घड़ी की तरफ मेरी नजरें गई तो मैंने देखा कि रात के 2:45 बज रहे हैं और उस कड़कड़ाती ठंड में मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। इतने में मैं अपनी जेब टटोलने लगा और इस भीषण ठंड का सामना करते करते मैं काफ़ी हद तक पूरा ठंडा हो गया था। पर इस छोटे से कस्बे में मुझे कोई रोशनी भी नजर नहीं आई, लिहाजा मैं पैदल पैदल वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा। और इसी बीच में मुझे 2 हेडलाइट चमकती दिखी। शायद ये कोई बस थी और जब मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया तो ड्राइवर ने तुरंत ही बस को रोक लिया और बस का ब्रेक लगते ही मैं ड्राइवर की साइड वाले विंडो के पास गया और आवाज़ देते हुए बोला, भाई साहब मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे पास किराया भी नहीं है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? उस बस के ड्राइवर ने अपनी मुंडी नीचे की तरफ झुका ली, यानी कि वो मुझे आगे तक छोड़ देगा। उस बस का कलर सफ़ेद था, लिहाजा मैं बिना सोचे समझे उस बस में चढ़ गया। बस की स्पीड बहुत ही धीमी थी और ये लाजमी सी बात थी कि सामने की तरफ जोरदार कोहरा छाया हुआ था तो बस का तेज चलना एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता था। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस बस के अंदर घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी बंद कमरे के अंदर पहुंच गया हूं। उस बस में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। उस बस के अंदर सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था और बस के अंदर मौजूद लाइट भी टूटी फूटी थी। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं उस वक्त दरवाजे के बगल वाली सीट पर बैठा था और तभी मेरे करीब से एक आदमी गुजर गया। जहां मुझे इस बस के अंदर कोई नजर ही नहीं आया था तो अब मुझे लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी, जो कि सच में हैरान कर देने वाली बात थी। कुछ देर पहले जहां सिर्फ सन्नाटा था तो अब लोगों की बोलने और आपस में बातचीत करने की आवाज़ें आने लगी। अब तो मेरे बगल वाली सीट पर भी मुझे एक व्यक्ति दिखाई देने लगा। तभी मैं उस आदमी को धीमी सी आवाज़ में बोला, हाँ सुनिए भाई साहब, ये बस कहाँ तक जाएगी? लेकिन मेरी इस बात का उस आदमी के पास कुछ जवाब ही नहीं था। वो बस चुप रहा और मुझे लगा कि शायद इस आदमी को ये मालूम नहीं है कि ये बस किस जगह तक जाएगी। तो मैं भी उसके बाद उस आदमी से ज़्यादा कुछ नहीं बोला और खिड़की से चिपक कर बैठ गया। एक बार फिर बस अपनी धीमी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने विंडो से झांकते हुए बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि इस समय बस एक घने जंगल से गुजर रही थी। जंगल के अंदर बहुत ही पुरानी और अजीब सी चीज़ें बनी हुई थी। खैर इस समय मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लग रहा था वो थी यहाँ के सूखे पत्ते और अजीब से पेड़। इतने में ही बस के अंदर अफरा तफरी सी मचने लगी। सभी यात्री इधर से उधर भगदड़ मचाने लगे, लेकिन मैं अभी भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तभी मेरे बगल में बैठा एक आदमी बोला, अरे भाई तुम इंसान हो क्या जो अभी तक मौन बैठे हो? उस आदमी की बातें सुनकर थोड़ा मैं हैरान था। उसकी ये सब बचकानी बातें मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। अभी भी मैं उस बस के पूरे हुलियों को समझ ही नहीं पाया। जहाँ अजीब तरह का खेल था। बस के अंदर मौजूद यात्री कुछ देर तक तो इसी तरह इधर से उधर भटकते रहे। इंसानों की इस बस्ती में इस तरह भगदड़ देख खुद मैं भी सोच में था, लेकिन मैंने भी कुछ देर तक उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया
और जब वो भीड़ एकदम शांत हो गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर ऑटोमेटिक गर्म होने लगा है। मेरे शरीर का तापमान पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था। और इसी बीच कंडक्टर ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सभी अपनी अपनी सीट से नीचे उतर जाओ, और हाँ, तब तक मत रुको जब तक कि हमारा नरक लोक ना आ जाए। कंडक्टर की बातें भी मुझे काफ़ी हैरान कर रही थी। इस समय जब सभी लोग नीचे उतरने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे उसी दौरान एक कच्ची सड़क पर उतर गया। करीब आधे घंटे तक सभी लोग वहीं पर बैठे रहे और मैं भी उनके बगल में आराम से बैठा रहा। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने तो मेरे दिल को अंदर तक हिला डाला। डर के मारे मेरे हाथ और पांव बुरी तरह से कांप उठे। सच में इतना बुरा होगा ये मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। बस के अंदर से अचानक ही किसी के रोने की आवाज़ सुनाई थी। इस वक्त भी सभी लोग आराम से बैठे थे और जब मैं बस के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सीट पर काली कंबल ओढ़े एक आदमी लेटा हुआ था। इस वक्त बस के अंदर तक कोहरा छाया था तो ठीक से देख पाना भी मेरे लिए नामुमकिन सा लगने लगा। मैंने उस काले कंबल को पकड़कर दूसरी तरफ हटाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये कोई आदमी नहीं था बल्कि एक जानवर था जिसके हाथ भी थे और उसकी डरावनी लाल लाल आंखें मुझे ही दिखाई दे रही थी। बस की लाइट अचानक ही एकदम से फ्लिप करने लगी और कुछ देर पहले जहां बस के अंदर रोशनी भी नहीं थी तो अब यहाँ की लाइटें ज़ोर ज़ोर से फ्लिप करने लगी और फिर किसी चीज़ के टूटने की भी आवाज़ें आ रही थी। मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की एक अजीब सी आवाज़ आई। जल्दी से जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई नहीं था और जब मैंने दोबारा उस काले कंबल की ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल कुछ देर पहले तक नजर आने वाला वो जानवर अब वहाँ से गायब हो गया था। मौका पाकर मैं उस बस के दरवाजे से नीचे कूदने लगा, लेकिन नीचे कूदने से पहले ही मुझे कुछ आवाज़ें आईं। राम नाम सत्य है, इस नाम का जप सुनते ही मेरे शरीर में सनसनी से मच उठी। इस बार मैं नीचे नहीं गया और विंडो से ही देखने लगा। दरअसल कुछ लोग बस के कंडक्टर को पकड़कर उसे कहीं पर लेकर जा रहे थे। उसके मुंह को एक पट्टी से बांध दिया था और वो बार बार छटपटा रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला शायद वहाँ पर कोई नहीं था। भले ही वो कंडक्टर मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन अब तक मेरे हाथ पांव पूरी तरह से फूल चुके थे। मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं बस से नीचे उतरकर उसकी मदद कर सकूं। मैंने जीने की उम्मीद तो उस वक्त त्याग दी जब मैंने देखा कि वो सभी लोग जो उस कंडक्टर को पकड़कर ले जा रहे थे और वो असल में भूतों की एक सेना है, जिसका अंदाजा मैं इस बात से लगा सकता था कि उन सभी की मुंडी पीछे की तरफ घूमी हुई थी। कुछ तो अजीब ढंग से चल रहे थे तो कुछ आधे हवा में उठे हुए थे। तभी उस बस के ड्राइवर ने कहा, सभी लोग वापस अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और हाँ, भूल कर कभी भी पीछे मत देखना, खासकर वो लोग जो इस समय इंसानी रूप में हैं। बस के ड्राइवर की बात सुनकर मैं फिर से अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये बस मौत के दरवाजे तक जाती है। बस एक बार फिर स्टार्ट हो गई। इतने में ही उस बस ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा, अरे उस्ताद जी, आपको पता है हमारी बस में एक इंसान भी है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। बस ड्राइवर की इस बात को सुनते ही मुझे लगने लगा कि अब तो मैं पक्का मरूंगा, लेकिन फिर जो जवाब आया उसने मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली दी। कंडक्टर ने यह कहकर बात को टाल दिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, भूतों की बस में इंसान कहाँ से आएगा, और अगर इंसान है भी तो बहुत ही जल्द हमारे साथ एक प्रेत में तब्दील हो जाएगा। उसकी बातों ने मुझे काफ़ी हद तक अंदर से कपकपा दिया था। कहते हैं जब इंसान पूरी तरीके से खतरे में फंस जाता है और उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाज़ा होता है जो उसकी जान बचाने का एक पहलू होता है। कहीं ना कहीं मेरे अगल बगल में इस खतरे से बचने का कोई रास्ता तो था। आज मेरे लिए इतना बुरा साबित होगा मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इतने में उस बस में एक दुर्गंध फैलने लगी। बस के अंदर फैलती इस दुर्गंध से मैं काफ़ी हद तक तंग आ गया था और अब मैं गलती में ये सब तक भूल चुका था कि इस वक्त मैं किसी भूत की बस में बैठा हूँ। तभी मैंने बस रोकने को कहा और यही वक्त था जो मेरी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं अपनी सीट से उठा और चिल्लाते हुए बस को रोकने को कहने लगा। बस के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध के साथ साथ सफ़ेद सफ़ेद धुआं उठने लगा। इस धुएं की गहराई इतनी ज़्यादा थी कि अब धुंध के साथ उस धुएं ने ज़ोरदार रूप ले लिया। मैं किसी तरह बस से नीचे उतरने लगा, लेकिन अब बस ने इतनी रफ्तार पकड़ ली थी कि बगल से गुजरने वाले पेड़ पौधों की हवा भी बहुत तेज़ी से लग रही थी। अभी बस स्पीड के साथ गुजरी रही थी कि अचानक ही मौका पाकर
मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हुए मैं बस से नीचे कूद गया। उस समय मेरा सर एक पेड़ से टकरा गया और जैसे ही मेरा सर उस पेड़ से टकराया तो मेरा दिल बाहर आ पहुंचा। मेरे सर से ज़ोरदार खून बहने लगा। पता नहीं मैं किस स्थान पर था जहां दोनों तरफ लंबे लंबे तार लगे हुए थे। और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो एक पावर हाउस है जहां से बिजली की सुविधा मिलती है। काफ़ी देर तक तो मैं वहीं पर भटकता रहा, दर्द के मारे काफ़ी ज़ोरों से कराता रहा। और कुछ देर के बाद मुझे उस पावर हाउस के पास एक गार्ड का रूम दिखाई दिया, जिस वजह से मैं मदद की गुहार लगाते हुए उस रूम के पास गया। तब तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दर्द के मारे मेरा सर फटता जा रहा था और मैं उस कमरे को खटखटाते हुए उसकी सीढ़ियों पर गिर गया। और फिर उसके तुरंत बाद ही मेरी आंखों के सामने काले अंधेरे की छाया आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी बस के अंदर लेटा हूँ जहाँ मेरे बगल में एक अजीब सा दिखने वाला इंसान था। लेकिन धैर्य की बात तो ये थी कि इस समय मैं एक बस डिपो के अंदर था जहाँ पर कुछ लोग इधर से उधर गुजर रहे थे। एक अच्छी राहत के साथ जब मैं उस आदमी के पास से उठा तो उसने मुझे बस से नीचे जाने का सुझाव दिया। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ और आखिर मैं उस बस के अंदर कैसे पहुंचा, लेकिन उस बस का राज जानने के बाद सच में मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। आज भी मैं तहे दिल से उस गार्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बचाने में एक अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, तेज तूफान और बारिश के आने का संकेत। ऊपर से मैं एक ऐसे इलाके में था जहाँ ठंड की भरमार थी। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक अकेला बंदा था जो दूर दूर तक ट्रैवलिंग के लिए मैं खड़ा था। मेरे बाकी के सारे दोस्त आगे निकल चुके थे, यानी कि सब अपने घर की तरफ चल चुके थे। मैं अपनी गाड़ी लेकर घूमने की फिराक में था। दरअसल हम सभी दोस्त अपने मिशन को पूरा करने के बाद अब घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन बीच में मेरा दिमाग ही बदल गया। तभी मैंने सोचा कि हिमाचल में थोड़ा घूम लेते हैं। मेरे साथ मेरे पत्नी का भाई यानी कि मेरा साला भी था। हम दोनों दोस्त भी काफ़ी अच्छे थे, जिस वजह से हमने सोचा कि हम दोनों थोड़ा घूमने के बाद घर के लिए निकल ही जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में ठंड का जमावड़ा होना एक आम बात है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। वैसे भी रात हो चुकी थी और रुकने के लिए हमें किसी अच्छे स्थान की ज़रूरत थी। और इस पहाड़ के इलाके में मुझे तो दूर दूर तक कोई भी अच्छी जगह नज़र ही नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि शायद बगल में कोई ढाबा बना होगा तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। हम काफ़ी देर तक तो नेशनल हाईवे पर चलते रहे, लेकिन उन घाटियों के बीच हमें अभी तक कोई भी ढाबा नज़र ही नहीं आ रहा था। ऊपर से पेट में भूख ने तड़ातड़ी मचा रखी थी। नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी ना तो वहाँ पर कोई ढाबा नज़र आ रहा था और न ही किसी रेस्टोरेंट का कोई ठिकाना मिल पा रहा था। मैं और अर्जुन हम दोनों कुछ देर के बाद जब एक घाटी के करीब से गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। रोशनी का मतलब तो यही था कि या तो वहाँ पर कोई ढाबा बना हुआ है या फिर कोई रेस्टोरेंट होगा। वैसे भी नेशनल हाईवे पर कोई रेस्टोरेंट तो होता ही है। फिर मैंने अर्जुन को गाड़ी रोकने को कहा तो अर्जुन ने भी सही समय पर गाड़ी का ब्रेक लगाया और उसके बाद हम दोनों नीचे उतरकर उस रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। दूर से देखने पर मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई चाय की दुकान हो, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब जा रहे थे तो उसके ऊपर राम बाबा का ढाबा नाम लिखा हुआ था। और जब हमने उसे बेहद करीब से देखा तो हमने पाया कि यह दिखने में तो बहुत पुराना ढाबा लग रहा था और अंदर से खाने की महक भी बहुत ही खूबसूरत आ रही थी, जिससे पेट में और भी ज़्यादा भूख लग रही थी। बाहर की तरफ टेबल की सुविधा थी तो मैं अपने साले साहब के साथ टेबल पर बैठ गया और उसके बाद खाने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक कोई भी बाहर नहीं आया और हैरान की बात तो ये थी कि हमने अभी तक उस जगह पर किसी को घूमते हुए नहीं देखा। इतना बड़ा ढाबा होने के बावजूद भी यहाँ कोई मौजूद क्यों नहीं है, ये मेरे दिमाग में तो था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि इतनी घनी रात होने के कारण आसपास में कोई आता जाता ना हो, या फिर यूं कहें कि इतनी रात को यहाँ किसी का आगमन ही ना हो। समय के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। तभी उस ढाबे के अंदर से मुझे एक वेटर अपनी तरफ आता हुआ नजर आया और उस वेटर को देखकर मुझे राहत तो मिली। वो सबसे पहले मेरे पास ही पहुंचा और मेरे हाथ में एक कार्ड थमाते हुए बोला कि आप अपना ऑर्डर लिख दीजिए, मैं आपके लिए खाने की सुविधा कर देता हूँ। कार्ड में देखकर मैंने भी अच्छे खाने का ऑर्डर कर दिया और फिर हम दोनों आपस में बात करने लगे। इस बीच अर्जुन ने कहा,
आपको नहीं लगता यहाँ पर कुछ अजीब सा है? फिर वो वेटर जल्दी से खाना लेकर हमारे पास आ गया और वो बोला, सर आप जल्दी से खाना करके यहाँ से निकल जाइए, यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वैसे भी इस वीरान इलाके में रात के समय कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता। बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ किसी अनजानी ताकत का वास है जो कभी भी इंसान को ख़त्म कर सकती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की बातों में मुझे इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी लग रही थी कि मैं खुद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि हम जल्दी से खाना खाकर निकल लेते हैं। फिर मैं और अर्जुन जल्दी जल्दी खाना खाने लगे और वो वेटर पता नहीं क्यों लेकिन घबराया हुआ लग रहा था। कस्टमर होने के नाते शायद वो हमारे सामने खुलकर बोल नहीं पा रहा था। हम दोनों ने सही समय पर खाना तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हमारी सोच से परे था। अचानक ही तेज हवा का झोंका और आंधी का आगमन होने लगा। तभी हमने जल्दी से बिल चुका दिया और गाड़ी की तरफ निकलने लगे, लेकिन तभी पत्थरों के बीच में से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ मुझे इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है। डर का एक अलग ही एहसास था उस वक्त। इतनी घनी रात में इस सुनसान जगह में इस तरह की आवाज़ आना एक इंसान को बहुत आसानी से डरा देती हैं। जो ढाबा कुछ देर पहले हमें खुला हुआ दिख रहा था, अब उसके सामने भी ताला लटका हुआ था, यानी कि वो बंद हो चुका था। कुछ देर पहले जहां आसमान में तारे दिख रहे थे, तो अब वहीं पर सब कुछ एकदम तूफान और बारिश की भेंट चढ़ गया था। तभी मैं और अर्जुन दोनों गाड़ी में चढ़ गए और वहां से निकलने लगे, लेकिन पता नहीं अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एक नई बला अब हमारे गले जो पड़ गई थी। अर्जुन ने कहा, आप रुकिए, मैं अभी गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करता हूँ। फिर अर्जुन गाड़ी से नीचे उतरा और बोनट की तरफ चल दिया। अर्जुन जैसे गाड़ी के पास पहुंचा तो पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक ही उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ने लगा। उसे अपने शरीर में ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो उल्टी करने वाला है। इसी बीच मैं भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया ताकि मैं देख सकूं कि गाड़ी के आगे क्या दिक्कत है। और जब मैं बाहर निकला तो आंधी और बारिश दोनों ही कहर बनकर वहां पर मंडरा रही थी। तभी अर्जुन ने बताया कि गाड़ी का एक वायर जल चुका है, जिस वजह से गाड़ी का चल पाना अब नामुमकिन है। कुछ देर के बाद अर्जुन वायर को ठीक करने में लग गया, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी का दरवाज़ा एकदम से खुल गया है और कोई हमारी गाड़ी के अंदर बैठ गया है। पर मैं अर्जुन के पास बोनट के पीछे था तो गाड़ी ठीक से नज़र ही नहीं आई। और फिर जब मैं गाड़ी के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर लंबे लंबे जूते पहने एक आदमी बैठा हुआ था। इस तरह बिना पूछे आखिर कौन गाड़ी में बैठ जाता है। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और उसे बोला, अरे भाई साहब, ये गाड़ी तो हमारी है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है आपकी गाड़ी कोई अगल बगल में हो। अभी मैं उस आदमी से बातें ही कर रहा था कि अर्जुन ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा कि गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। और इस बार जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो पहली बार में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद मुझे फिर उस आदमी का ख्याल आया तो मैं पीछे मुड़ा तो इस बार मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ तो कोई था ही नहीं और उस आदमी को वहाँ से गायब होता देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि हमारे साथ जरूर कुछ बुरा हो रहा है। अर्जुन गाड़ी के पास पहुँचा तो मैंने उसे उस आदमी के बारे में बताया। अर्जुन मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहने लगा कि ज़रूर आपका कोई वहम होगा, यहाँ कोई आदमी तो छोड़ो जानवर तक नहीं है और आपको गाड़ी में कोई बैठा दिख रहा है। अर्जुन मेरी बातों को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से कन्फर्म था कि मैंने अभी अभी किसी को अपनी गाड़ी के अंदर बैठे देखा है। अब अर्जुन को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगा। हिमाचल प्रदेश की लेखगढ़ नाम की वो जगह सच में बहुत ही ज़्यादा वीरान थी। अभी हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि अचानक से ही मेरी नज़र रास्ते के बीच में खड़े एक आदमी पर गई। वो आदमी हमारी गाड़ी को रुकवाने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ देर तक तो मैं उस आदमी की तरफ देखता रहा, लेकिन फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और उस आदमी की आंखों में मुझे एक अलग ही डर लग रहा था। हिमाचल की घाटी से निकलते हुए हम उस आदमी के एकदम पास पहुंच गए तो वो आदमी हमारी गाड़ी के सामने हाथ दिखा रहा था, यानी कि वो सिर्फ लिफ्ट ही चाहता था। उसके बाद हमने उस आदमी के सामने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और फिर वो आदमी हमारी गाड़ी के अंदर घुस गया। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे उसने गाड़ी में प्रवेश किया तो उस आदमी के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये आदमी अभी अभी
किसी कचड़े के ढेर से बाहर निकल कर आया हो। तभी मैं पीछे मुड़ा तो इस बार मैंने देखा कि उस आदमी का पूरा बदन मिट्टी और धूल से भरा हुआ था और उसके जिस्म से एक अजीब सी गंध निकल रही थी, जैसे कोई गला हुआ मांस सड़ता हो। पहले तो मैंने उस आदमी से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मैं उस आदमी की तरफ पलटते हुए बोला, अरे भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उसने बताया कि वो बगल में एक फैक्ट्री में काम करता है। इतना कहने के बाद उस आदमी ने कुछ नहीं बताया और हम दोनों का ध्यान गाड़ी के सामने था। फिर कुछ देर के बाद एक बार फिर मैं पीछे की तरफ पलटते हुए बोला, तो इस बार का नज़ारा देखकर तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। हमारी गाड़ी के पीछे का हिस्सा एकदम खाली था और तभी अर्जुन एकदम से कांपने लगा। उसके बदन से पसीने छूटने लगे और जब मैंने अर्जुन की तरफ देखा तो उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। और जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि ये वही शख्स था जो थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। मैं उस शख्स को देखते ही पूरा अंदर तक हिल गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस समय जो दृश्य मैं देख रहा हूँ सच में एक हकीकत का हिस्सा है। मैं उस शख्स के पास जाने ही वाला था कि उसकी वो डेड बॉडी अचानक ही हवा में उड़ गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका वो फूला हुआ शरीर कभी भी मेरे बदन को अपने नीचे दबा सकता था। मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि उसने मुझे एक जोरदार टक्कर मार दी और मैं पत्थर से घसीटता हुआ एकदम नीचे गिर पड़ा। लेकिन अर्जुन के हौसले ने मेरी ज़िंदगी बचाई और वो जल्दी से वहाँ से भागा और उसने मुझे संभालते हुए गाड़ी के अंदर बैठा दिया और फिर किसी तरह वहाँ से गाड़ी के साथ मुझे भी निकाल ले गया। दोस्तों, सच कहूँ तो उस दिन मेरी ज़िंदगी लगभग ख़त्म होने ही वाली थी। मेरा सर भी पत्थरों से टकराकर बुरी तरीके से फट चुका था। भगवान का शुक्र था कि उस दिन मैं जिंदा बच गया। और दोस्तों, उस दिन के बाद मैं आज तक हिमाचल प्रदेश की तरफ घूमने नहीं गया। कहते हैं रात में उस लेखगढ़ नाम के स्थान पर सिर्फ बुरी शक्तियों का वास रहता है। और अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, लेकिन उस दिन के दृश्य को देखकर मेरा दिल एक ही बात कहता है कि भूत प्रेत कोई काल्पनिक चीज़ नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे महसूस करने मात्र से ही मेरे बदन में कभी छूट जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम विनायक है और मैं धौलपुर का निवासी हूँ। काफ़ी दिनों पहले मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। भले ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का यह बड़ा ही खौफनाक किस्सा था। वैसे तो प्रतिदिन मैं अपने घर लौटा करता था, लेकिन आज आने में थोड़ी ज़्यादा ही देरी हो गई और ऊपर से पैदल चढ़ना पड़ता, क्योंकि शाम होते ही गाड़ियों का आगमन बंद हो जाता। वरना हमेशा मैं रिक्शा पकड़कर ही अपने घर आसानी से लौट जाता था। खैर, अब देरी हो गई तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता रहा और इतने में ही मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब मैंने फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि फ़ोन पर शालू थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड है। फ़ोन के उठाते ही उसने मुझे गुस्से से कहा, कहाँ हो तुम और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तभी मैं बड़े आराम से बोला, अरे यार क्या बताऊँ, आज तो घर आने में ही देर हो गई और काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब देर हो गई। किसी तरह मैंने उसके गुस्से को शांत किया और अपने टाइम पास के लिए प्रेम भरी बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। बस कुछ कदम आगे गया ही था कि एक परछाई मेरे साथ साथ चलने लगी। उस रास्ते के अगल बगल में स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी और उन लाइटों की रोशनी में उसे आसानी से देख पा रहा था। उस परछाई का आकार विशाल हो रहा था। कुछ देर तक तो मैं यूं ही देखता रहा, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी नज़र घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। वापस जब मैं अपने रास्ते की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब वो परछाई भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था, गर्मी काफ़ी थी और ऊपर से चारों तरफ पानी का कोई नामो निशान नहीं था। इतने में ही मेरी नज़र गन्ने के जूस वाले एक आदमी पर गई। इस गर्माहट भरी रात में जहाँ हवा तो चल रही थी, लेकिन मेरे कदमों को पटकते पटकते मेरा गला सूख गया था। तो मुझे मन होने लगा कि मैं एक गिलास जूस पी लेता हूँ। तभी मैं उस गन्ने के जूस वाले भाई साहब के पास पहुँचा और आराम से बोला, भाई साहब ज़रा एक गिलास जूस बना दीजिए। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो वैसे ही बैठा रहा। शायद उसे नींद आ चुकी थी और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक बार फिर
हल्की सी आवाज़ में कहा, भाई साहब क्या आप एक गिलास जूस बना सकते हैं? उसने अपनी मुंडी को हिलाया और उस जूस वाले की करतूत मुझे बड़ी ही अजीब लग रही थी। उसके चलने का ढंग और काम करने का अंदाज भी सब कुछ एकदम अलग था। पता नहीं कैसा इंसान था वो। खैर मुझे सिर्फ जूस से मतलब था, तो मैंने भी उसकी इन हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप उसके बगल में पड़े एक बेंच पर बैठ गया। तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद उसने एक गिलास जूस बना दिया। जहाँ इस वक्त मुझे ठंडी जूस की बेहद आवश्यकता थी, तो मैंने देखा कि उस गिलास के अंदर ठंड का कोई नामो निशान ही नहीं था। किसी उबलते हुए पानी की तरह वो जूस मेरे हाथ में था। मैं उस जूस वाले को तिरछी नज़र से घूरते बोला, भाई साहब मैं ठंडा पीना चाहता था, लेकिन तुमने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। इस पर उसने एक बार फिर एक घूंट पीने को कहा। और फिर क्या था, जब मैंने पहले घूंट कटके तो मुझे एहसास हुआ कि सच में ये बेहद ठंडा जूस था। लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा था मानो इस जूस से ठंड का कोई नामो निशान ही नहीं है। बड़ा ही अजीब बंदा था और साथ ही इसके द्वारा यूज की जाने वाली सभी चीज़ें भी इसी की तरह अनोखी लग रही थी। फिर मैं कुछ देर तक अपना सिर कुचलता रहा। बाद में मैंने सारा जूस कटक लिया, लेकिन इस जूस से मुझे घबराहट होने लगी। अचानक ही ऐसा लगने लगा मानो मुझे उल्टी होने वाली है। पहले तो मैंने उस जूस वाले को उसके पैसे दे दिए और फिर अपनी चप्पल पहनकर मैं आगे की तरफ चलने लगा। लेकिन इसी बीच जब मुझे उल्टी जैसा एहसास होने लगा तो मैं एक नाली के पास बैठकर उल्टियाँ करने लगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे शरीर के अंदर से निकलने वाले कचरे में कुछ हड्डी जैसी बाहर निकल रहे थे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे शरीर में कमज़ोरी होने लगी है, जिस कारण पेट के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकल रही हैं। लेकिन बाद में अनुभव हुआ कि असलियत में ये मेरे पेट की हड्डियां नहीं हैं, बल्कि जूस पीने के बाद जो मुझे उबाकियाँ उड़ रही थी, ये उसी का परिणाम है। यानी कि उस जूस के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ था। कुछ देर तक तो मैं वहीं बैठा रहा, लेकिन अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो मुझे किसी भी हालत में उस जूस वाले से बदला लेना था जिसने मुझे सड़ा हुआ जूस पिलाया था। मैं गुस्से से लथपथ होकर उसकी तरफ चल पड़ा, मगर जब मैं एक मोड़ को पार करता हुआ उस जगह तक पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त जो दृश्य मेरी आंखें देख रही हैं वो वास्तविक है, क्योंकि ना ही तो मुझे वहाँ कोई जूस वाला दिख रहा था और ना ही किसी की खोज। फिर मुझे लगा शायद वो जूस वाला यहाँ से निकल चुका होगा। मैं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मेरे कमज़ोर पड़ने वाले शरीर ने अब मेरा साथ देना तक छोड़ दिया। थकावट के कारण अब मेरा चल पाना भी मुश्किल था। किसी गाड़ी और ऑटो का इंतज़ार करते हुए मैं सड़क के बगल में बैठ गया। क्या पता किस्मत अच्छी हो तो कोई साधन मिल जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे एक रोशनी दिखी और उस रोशनी को देखते ही मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया ताकि कोई मेरी मदद कर सके। फिर ठीक से देखने पर मुझे पता चला कि यह एक पुरानी ऑटो थी जिसके अंदर पहले से ही एक आदमी बैठा था। तो मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया और उसे रोकने लगा। शायद उस आदमी का पहले से ही प्लान था कि वो मुझे लिफ्ट देगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे करीब आकर उसकी ऑटो एकदम से रुक गई और मैं गंभीर अवस्था में था तो उसकी ऑटो में बैठ गया। और उसकी ऑटो में बैठते ही एक बार फिर भयानकता का एक दौर शुरू हो गया। भले ही इस ऑटो में मैं बिना कुछ सोचे समझे बैठा था, लेकिन सोचने और समझने का वक्त जा चुका था। अब समय था तो सिर्फ डर और दहशत का। दौड़ती हुई ऑटो जो एक शमशान घाट की तरफ चल पड़ी। मैं उस शमशान घाट के रास्ते को अच्छे से जानता था और मैंने सुना भी था कि कोई भी इंसान उस भयानक शमशान के अंदर से जिंदा नहीं बच पाता। ये सुनने में जितना डरावना लगता है, असल में जब मैंने उस शमशान घाट के नज़ारे को देखा तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ कांपने लगे क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं था। जब बगल में बैठे उस इंसान पर मेरी नज़रें पड़ी तो मेरा गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान तक पहुंच गया। असल में मेरे बगल में बैठा ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही गन्ने का जूस वाला आदमी था जिसकी वजह से मेरी बुरी हालत हुई थी। और फिर जब मेरी नज़र ड्राइविंग करने वाले आदमी पर गई तो मैं अचंभित रह गया। दरअसल जो ऑटो ड्राइव कर रहा था वो भी यही जूस वाला था। शायद मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है और मैं यही सोचकर अपनी आंखों को मसलने लगा। जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि
जिस ऑटो के अंदर अभी भी मैंने सफ़र तय किया था वो ऑटो धूल के अंदर अब गड़ चुकी थी। शमशान घाट के अंदर उस ऑटो का एक अलग ही सीन था। ऐसा लग रहा था मानो ये लोह अब काफ़ी पुराना हो चुका है और गन्ने का जूस वाला वो आदमी भी वहाँ से गायब हो चुका था। इसी बीच पीछे से आवाज़ आई, मैं इधर हूँ। तभी मैंने डरी सहमी आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। मेरे अंदर गुस्से की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस वक्त मेरा पाला जिन चीज़ों से पड़ा हुआ था वो कोई आम चीज़ें नहीं थी, बल्कि शैतानों की एक विशाल बस्ती थी जो मुझे कभी भी इस दुनिया से पूरी तरह से अलग कर सकती थी। इसलिए अब तक मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरी एक आवाज़ मेरी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती थी। मेरे पास ज़िंदगी बचाने का कोई और रास्ता भी नहीं था, तो मैं बस उन शैतानों के सामने हाथ जोड़ता रहा। लेकिन इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो मेरी मदद करे या फिर इस भयानक जगह से मुझे मुक्त कर सके। इतना तो मुझे पता चल चुका था कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो खुद को यहाँ से निकालने का कोई रास्ता बनाना होगा। इसी बीच मुझे उस शमशान घाट के अंदर से एक बहुत ही बुढ़ा सा आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी के दांत लगातार टकराए जा रहे थे। वो टकराते हुए दांतों के साथ बोला, तुम्हें जो शैतान यहाँ लेकर आया है वो बहुत ही जल्दी तुम्हारी बलि देने वाला है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और फिर जोर जोर से वो हंसने लगा और इसी बीच वो भागकर वहाँ से निकल गया। बड़ा ही अजीब आदमी था। बस कुछ ही शब्दों में उसने मुझे ये समझा दिया कि मैं मौत के मुंह में हूँ और अब यहाँ से निकलना ही मेरी सलामती है। एक ही बार में मैंने अपने शरीर के पूरे जोर को इकट्ठा किया और वहाँ से भागने लगा। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि उस जगह से बहुत तेज भागने के बाद भी मैंने अपने आप को उस स्थान पर खड़ा पाया। अब मैं समझ चुका था कि यह किसी माया का छल है जो मुझे अपने जाल में जकड़ चुका है। मैं बार बार इसी कोशिश को अंजाम देता रहा, लेकिन विफलता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, तो मैं उस बुढ़े आदमी की तलाश करने लगा जो कुछ देर पहले ही मुझे सावधान करने निकला था। उस आदमी को ढूंढने के बाद भी उसका कोई निशान नहीं था। लेकिन इसी बीच मुझे उस शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर एक चमकती हुई चीज़ दिखी और उस चमकती हुई चीज़ को देखते ही मैं जल्दी जल्दी जब उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो एक लकड़ी थी जिसके ऊपर कुछ डायमंड जैसा लगा हुआ था। तत्काल उस लकड़ी को लेकर मैं शमशान घाट के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि माया का वो भ्रम टूट चुका था और इसी दौरान उस लकड़ी की सहायता से मैं वहाँ से बाहर निकल गया और किसी तरह डरते कांपते मैं अपने घर तक पहुँचा। घर पर पहुँचकर मैंने पूरी घटना के बारे में बताया तो मेरे घर वाले भी पूरी तरह से एकदम से सहम गए। लेकिन मेरे चाचा जी ने बताया कि दरअसल उस शमशान घाट के अंदर ही मेरे पिताजी को दफनाया गया था, जहाँ पर उनकी आत्मा भटकती है। वो इतने अच्छे थे कि लोगों की मदद करना तो उनकी एक आदत पड़ गई थी और शायद उस दिन उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। कहते वो गन्ने का जूस वाला जो उस सड़क के पास काम करता था उसे मारकर उस शमशान के अंदर दफनाया गया था और कुछ लोगों की अनबन होने की वजह से एक गरीब आदमी को बहुत बुरी तरह दर्दनाक मौत दी गई और फिर उसे उसी शमशान घाट में दफनाया गया, जिस वजह से उसकी आत्मा को मोक्ष ने मिला। आज वो गन्ने के जूस वाला उन सभी को मारने की कोशिश करता है जो रात में उसके करीब से गुजरते हैं। किस्मत वाले लोग ही वहाँ से बचकर निकल पाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।